हेलो एवरीवन। हम लोग कर रहे थे आर के प्रीवियस ईयर के एग्ज़ाम के प्रश्नों को हल कर रहे थे। आज की क्लास में हम जीव विज्ञान के प्रश्नों को, बायोलॉजी के प्रश्नों को हल करने वाले हैं। तो देखते हैं आज की क्लास में पहला प्रश्न क्या है। कीटों के वैज्ञानिक अध्ययन को कहते हैं, क्या कहते हैं? ऑप्शन ए इक्थियोलॉजी, ऑप्शन बी एंटमोलॉजी, ऑप्शन सी पैरासाइटोलॉजी, ऑप्शन डी मेलेकोलॉजी। ये चार ऑप्शन दिए गए हैं आपके प्रश्न में और आपको बताना है कि कीटों के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहते हैं। सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर है ऑप्शन बी एंटमोलॉजी। एंटमोलॉजी के अंतर्गत कीटों का अध्ययन किया जाता है। वहीं बात कर ले इक्थियोलॉजी की। इक्थियोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन करते हैं? मछलियों की संरचना का अध्ययन किया जाता है। और साथ ही थर्ड ऑप्शन क्या है? पैरासाइटोलॉजी। इसके अंतर्गत किसका अध्ययन करते हैं? परजीवी जीवों का, पैरासाइट्स का अध्ययन किया जाता है। पैरासाइट्स को हिंदी में क्या कहते हैं? परजीवी। तो परजीवी जीवों का अध्ययन किया जाता है। वहीं बात करें ऑप्शन डी की, मेलेकोलॉजी। मेलेकोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं? मोलस्का। मोलस्का के अंतर्गत जो जीव आते हैं उनके जो खोल होंगे, जो जीव होंगे, उनका अध्ययन किया जाता है। इसके अतिरिक्त आपने नाम सुना होगा किसका? जेनेटिक्स। इसके अंतर्गत किसका अध्ययन करते हैं? जो जीवधारियों में आनुवांशिक लक्षण होते हैं, ठीक है, जीवधारियों में जो आनुवांशिक लक्षण और उनकी जो वंशागति होती है उसका अध्ययन करते हैं। याद रहेगा? याद रखेंगे हम लोग, बहुत सरल है ना। ओंकोलॉजी, एक और नाम जान लेते हैं, कौन सा? ओंकोलॉजी। कोई जानता है इसके बारे में? ओंकोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं? कैंसर से संबंधित अध्ययन ओंकोलॉजी के अंतर्गत किए जाते हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़े। इस प्रश्न का उत्तर क्या है? कीटों के वैज्ञानिक अध्ययन को एंटोमोलॉजी कहते हैं। इक्थियोलॉजी के अंतर्गत मछलियों का अध्ययन किया जाता है। पैरासाइटोलॉजी के अंतर्गत परजीवी का अध्ययन किया जाता है और मेलेकोलॉजी के अंतर्गत मोलस्का का अध्ययन किया जाता है। मोलस्का के जीवों का अध्ययन किया जाता है। अगला प्रश्न है, रेशम कीट पालन को कहते हैं। रेशम कीट पालन को कहते हैं, क्या कहते हैं? ऑप्शन ए एपीकल्चर, ऑप्शन बी हार्टिकल्चर, ऑप्शन सी सेरीकल्चर, ऑप्शन डी फ्लोरिकल्चर। रेशम कीट पालने को क्या कहते हैं? सही उत्तर है ऑप्शन सी सेरीकल्चर कहते हैं। रेशम कीट पालकर उससे रेशम का सूत निकाला जाता है और उसके उपरांत क्या बनता है? रेशम के वस्त्र बनाए जाते हैं, वस्त्र परिधान बनाए जाते हैं। याद आ गया कुछ? हाँ, तो वस्त्र परिधान रेशम के जो बनाए जाते हैं या बने, उसके लिए रेशम कीट पालन किया जाता है, कीटों को पाला जाता है और इसको क्या कहते हैं? सेरीकल्चर कहते हैं। वहीं बात कर लें एपीकल्चर की। आपके ऑप्शन में दिया हुआ है ऑप्शन ए एपीकल्चर। इसके अंतर्गत क्या करते हैं? मधुमक्खी पालन। एपीकल्चर के अंतर्गत मधुमक्खी का पालन करते हैं। बात कर लें हार्टिकल्चर की, आपके ऑप्शंस में दिया गया है। इसके अंतर्गत क्या करते हैं? फूल, फल, सब्जी और मसालों की खेती की जाती है हार्टिकल्चर के अंतर्गत। लास्ट ऑप्शन है आपका फ्लोरिकल्चर। इसके अंतर्गत क्या करते हैं? फूलों की खेती, पुष्प कृषि की जाती है फ्लोरिकल्चर के अंतर्गत। याद रहेगा? थोड़ा बहुत तो याद रखेंगे, है ना। जैसे हमने पिछले प्रश्न में जाना था, क्या? एंटमोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन करते हैं? कीटों का अध्ययन किया जाता है। ठीक उसी प्रकार ऑर्निथोलॉजी, कौन सा? ऑर्निथोलॉजी, इसके अंतर्गत किसका अध्ययन करते हैं? पक्षियों का अध्ययन किया जाता है। किसका? पक्षियों का अध्ययन किया जाता है। ध्यान रखेंगे। आप लोग तो बहुत समझदार हैं, ध्यान जरूर रखेंगे, है ना। और साथ ही एक है क्या? एवी कल्चर, सुना है आप लोगों ने? एवी कल्चर, इसके अंतर्गत किसका अध्ययन करेंगे? पक्षी पालन। एवी कल्चर क्या है? पक्षी
पालन, एवी कल्चर के अंतर्गत पक्षी पालन करते हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़े, देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। निम्न में से बेमेल को ज्ञात कीजिए। बेमेल को ज्ञात करना है। ऑप्शन है फिजियोलॉजी, ऑप्शन बी साइकोलॉजी, ऑप्शन सी पैथोलॉजी, ऑप्शन डी बैक्टीरियोलॉजी। ऑप्शन डी बैक्टीरियोलॉजी। क्या भिन्न है इसमें से? फिजियोलॉजी, पैथोलॉजी और बैक्टीरियोलॉजी ये तीनों ही जीव विज्ञान से संबंधित हैं, लेकिन ये जो साइकोलॉजी है ऑप्शन बी, ये जीव विज्ञान से बायोलॉजी से संबंधित नहीं है। साइकोलॉजी क्या है? मनोविज्ञान है, तो ये बायोलॉजी से संबंधित नहीं है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़े। डायनासोर थे। ऑप्शन है सीनोजोइक सरीसृप, ऑप्शन बी मीजोजोइक पक्षी, मीजोजोइक पक्षी। यहाँ पर गलत लिखा हुआ है, टाइपिंग एरर है, आप सही कर लेंगे। ऑप्शन सी पैलियोजोइक एम्फीबिया, ऑप्शन डी मेसोजोइक सरीसृप। तो डायनासोर क्या थे? प्रश्न है ना, डायनासोर थे। सही ऑप्शन है मीजोजोइक सरीसृप थे। डायनासोर मीजोजोइक सरीसृप थे, रेप्टाइल्स थे, जो किस काल में थे? मीजोजोइक एरा में थे। ये प्रश्न डायनासोर का बहुत पूछा जाता है, तो आप इसे ध्यान में रखेंगे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी गैस प्राचीन पृथ्वी के वायुमंडल में अनुपस्थित थी? प्राचीन मतलब बहुत पहले, जब पृथ्वी का सृजन हुआ, पृथ्वी जब बनी, पृथ्वी का निर्माण हुआ। ऑप्शन है मीथेन, ऑप्शन बी अमोनिया, ऑप्शन सी ऑक्सीजन, ऑप्शन डी कार्बन डाइऑक्साइड। तो जब निर्माण हुआ था उस समय वायुमंडल में कौन सी गैस अनुपस्थित थी? सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन सी, उस समय ऑक्सीजन उपस्थित नहीं थी, अनुपस्थित थी। ठीक है, ऑक्सीजन उपस्थित नहीं थी अर्थात अनुपस्थित थी। तो इसे हम ध्यान रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से सील किस जाति का है? ऑप्शन है मछली, ऑप्शन बी पक्षी, ऑप्शन सी सरीसृप, ऑप्शन डी स्तनपायी। सील क्या है? मैमल है। क्या है? मैमेलिया है। मैमेलिया है, जो किसके अंतर्गत आता है? यह आता है कार्निवोरा के अंतर्गत आता है। सील को फोका भी कहते हैं। क्या कहते हैं? फोका, PHOCA, फोका। सील को फोका भी कहा जाता है। तो आपने कितनी जानकारी प्राप्त की? सील मैमल है, मैमेलिया है, कार्निवोरा है, और सील का एक दूसरा नाम क्या है? फोका भी है। अगले प्रश्न की ओर बढ़े। निम्नांकित में कौन सा कीट नहीं है? दिए गए ऑप्शंस में से एक कीट नहीं है, हमें उसे क्या करना है? आइडेंटिफाई करना है, पहचानना है। ऑप्शन ए खटमल, ऑप्शन बी मकड़ी, ऑप्शन सी घरेलू मक्खी, ऑप्शन डी मच्छर। सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन बी मकड़ी। मकड़ी को कीट नहीं मानते हैं। मकड़ी क्या बोलते हैं इंग्लिश में? स्पाइडर। स्पाइडर ये क्या है? कीट नहीं है। क्यों? क्योंकि इसके 8 पैर हैं। स्पष्ट है? कीट वर्ग में कौन से जंतु आते हैं जिनके 6 पैर होते हैं? तो खटमल, मक्खी, घरेलू मक्खी और मच्छर, इनके कितने पैर हैं? 6 पैर होते हैं, इसलिए ये कीट है। और मकड़ी जिसके 8 पैर हैं, इसलिए ये कीट नहीं है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सांप के जहरीले विष दांत होते हैं, जो रूपांतरित रूप है। जो सांप के जहरीले दांत होते हैं वो किसका रूपांतरित रूप है? ऑप्शन ए चिबुकास्थी दांत के, ऑप्शन बी तालु दांत के, ऑप्शन सी स्वानीय दांत के, ऑप्शन डी जंभिका दंत के। सही उत्तर क्या होगा? जंभिका दंत के। मैक्सिलरी टीथ पॉइजन ग्लैंड्स में बदल जाते हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस ग्रुप के जंतु प्रायः रात्रिचर होते हैं? ऑप्शन ए घरेलू मक्खी, खटमल, तोता, ऑप्शन बी मच्छर, चमगादड़, उल्लू, ऑप्शन सी मच्छर, गौरैया, हिरन, ऑप्शन डी उल्लू, चमगादड़ और
कुत्ता। तो इसमें से एक ग्रुप चुनना है जो क्या है, रात्रिचर है। सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। मच्छर, चमगादड़ और उल्लू ये प्रायः क्या होते हैं, रात्रिचर होते हैं, जो कि दिन में आराम करते हैं और रात में क्या हो जाते हैं, सक्रिय हो जाते हैं। स्पष्ट है, रात में सक्रिय हो जाते हैं। अगला प्रश्न है मच्छरों के बारे में। किसके, मच्छरों के बारे में प्रश्न है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला पॉइंट क्या है, केवल नर खून चूसते हैं। रक्त क्या है, खून है ना, खून चूसते हैं। क्या ये सही है, नहीं, गलत है। केवल नर मच्छर खून चूसते हैं, ये गलत है। सेकंड पॉइंट क्या है, केवल मादा खून चूसती है, ये सही है। केवल मादा मच्छर ही क्या करती है, खून चूसती है, इसका ध्यान रखना है हमें। थर्ड पॉइंट क्या है, मादा पौधों का रस चूसती है। क्या ये सही है, नहीं, मादा पौधों का रस नहीं चूसती है। तो कौन चूसता है, मादा नहीं, नर। नर मच्छर जो है पौधों का रस चूसता है। फोर्थ पॉइंट क्या है, मादा की अपेक्षा नर के डैने, डैने जानते हैं ना, आगे जो दो कांटे जैसी संरचना होती है, जो शरीर में क्या करते हैं, रख कर खून चूसते हैं जिसकी मदद से। तो मादा की अपेक्षा नर के डैने बड़े होते हैं, ये गलत है। किसके बड़े होते हैं, बड़े होते हैं मादा के। नर की अपेक्षा, जो कि फिफ्थ पॉइंट है, नर की अपेक्षा मादा के डैने बड़े होते हैं, ये सही है। नर की अपेक्षा मादा के डैने जो होते हैं, आगे जो कांटे होते हैं जिन्हें चुभो कर वो खून चूसती है, वो बड़े होते हैं। किसके, मादा के, ना कि नर के। तो यहाँ दो बातें स्पष्ट हो गई। एक है क्या, नर मच्छर, दूसरा मादा मच्छर, है ना। नर मच्छर क्या करता है, पौधों से रस चूसता है ना। और दूसरा, नर मच्छर के डैने छोटे होते हैं मादा मच्छर की तुलना में। मादा मच्छर की तुलना में, स्पष्ट है। वही मादा मच्छर की बात करें तो ये केवल खून चूसती है, केवल खून चूसती है ना। और इसके डैने क्या होते हैं, बड़े होते हैं। स्पष्ट है। तो ये दो बातें हमें याद रखनी है। चलिए अब ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शन ए, केवल 2 और 4 सही है। केवल 2 और 4, ये देखिए 2 और 4 सही है। इस आधार पर तो ये सही हो जाएगा, है ना, क्योंकि पॉइंट 3 भी क्या है, गलत है। पॉइंट 3 भी क्या है, गलत है। लेकिन क्या 4 सही है, 4 ये रहा, गलत मत टिक करिए आप लोग। तो पहला पॉइंट तो गलत हो जाएगा क्योंकि 2 सही है और चौथा पॉइंट गलत है। इस आधार पर पहला ऑप्शन गलत हो जाएगा। ऑप्शन बी है, केवल 1 और 2 सही है, तो 1 गलत है और दूसरा पॉइंट क्या है, सही है। इस आधार पर ऑप्शन बी भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन सी है, केवल 3 और 5 सही है, 3 गलत है और 5 सही है। दोनों सही होना चाहिए, जो कि ऑप्शन 3 क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। लास्ट में बचता है ऑप्शन डी, केवल 2 और 5 सही है। तो 2 और 5 सही है। आप देख सकते हैं यही 2 पॉइंट हैं जो इसमें सही है, इस प्रश्न में सही है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। अगले प्रश्न की ओर बढ़े, देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। निम्नलिखित पादपों में से किसका संग्रह अंग तना नहीं है।
ऑप्शन ए गन्ना, ऑप्शन बी अदरक, ऑप्शन सी आलू, ऑप्शन डी शकरकंद। शकरकंद का संग्रह अंग तना नहीं है तो क्या है? जड़ है। ठीक है, ये बिंदी है, जड़ है। शेष सभी का गन्ना, अदरक और आलू, इनका संग्रह अंग क्या है? तना है। इसका ध्यान रखिएगा आप लोग, ये क्वेश्चन बहुत आपको क्या करता है? कंफ्यूज करता है, तो आप इसे ध्यान में रखेंगे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक सुमेलित नहीं है? दिए गए ऑप्शंस में से कोई एक है जो गलत है। अदरक क्या है? राइजोम है। अदरक आप जो प्रयोग में लाते हैं वो क्या है? राइजोम है। ऑप्शन बी केसर। केसर क्या है? जो प्रयोग में उपयोग में केसर लाया जाता है वो क्या होता है? बीज होता है केसर का? नहीं, वो क्या है? वर्तिका है। क्या है? वर्तिका। स्टाइल और स्टिग्मा है ना, वर्तिकाग्र। ऑप्शन सी अफीम। अफीम क्या है? अफीम की डूडी। सही है। और लास्ट है सन। सन क्या होता है? तना होता है। इस तरह से ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? सही उत्तर होगा इस प्रश्न का, क्योंकि ऑप्शन बी गलत है। ये जो केसर है, क्या केसर, केसर का वानस्पतिक नाम क्या है? क्रोकस सैटाइवस, ये इसका नाम है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से आलू का कौन सा भाग खाने योग्य होता है? ऑप्शन ए तना, ऑप्शन बी बीज, ऑप्शन सी जड़, ऑप्शन डी फल। सही उत्तर क्या होगा? पिछले प्रश्न के माध्यम से आपने जाना आलू का कौन सा भाग खाने योग्य होता है? तना। सही उत्तर है तना। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कुनैन जो मलेरिया के इलाज में प्रयोग की जाती है, सिनकोना पौधे के किस भाग से आती है? कुनैन दवा जो मलेरिया के इलाज में प्रयोग में लाई जाती है, प्रश्न है कि सिनकोना पौधा जो होता है उसके किस भाग से प्राप्त की जाती है? ऑप्शन ए पत्ती, ऑप्शन बी जड़, ऑप्शन सी छाल, ऑप्शन डी पुष्प। सही उत्तर क्या होगा? छाल। छाल से, सिनकोना पौधे की छाल से ये दवा प्राप्त की जाती है। जो सिनकोना पौधा है ये क्या है? एक आवृतबीजी पौधा है, एंजियोस्पर्मिक प्लांट है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अफीम प्राप्त किया जाता है कैसे? ऑप्शन ए सूखी पत्तियों से, ऑप्शन बी जड़ों से, ऑप्शन सी बिना पके फल के लेटेक्स से, ऑप्शन डी पके फल के लेटेक्स से। तो अफीम प्राप्त किया जाता है किससे? बिना पके फल के लेटेक्स से। अर्थात फल जब कच्चा होता है, हरा होता है, उसी स्थिति में उस पर कट लगाए जाते हैं जिससे दूध का स्राव होता है। लेटेक्स क्या है? दूध। दूध का स्राव होता है, एक स्राव होता है जिसे लेटेक्स कहते हैं, चिपचिपा पदार्थ। उससे अफीम प्राप्त किया जाता है, उसे सुखाकर अफीम प्राप्त करते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। एजोला है क्या? है एजोला, देखते हैं। ऑप्शन ए जलीय फर्न, ऑप्शन बी जलीय शैवाल, ऑप्शन सी जलीय बैक्टीरिया, ऑप्शन डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो एजोला क्या है? एजोला एक एक्वेटिक फर्न है, जलीय फर्न है। क्या है? जलीय फर्न है। अगला प्रश्न देखते हैं। जलीय फर्न जिसे जैव उर्वरक के रूप में प्रयुक्त किया जाता है वह है। जलीय फर्न आपने जाना किसे कहते हैं? एजोला को कहते हैं। इस प्रश्न के माध्यम से आपको क्या जानकारी मिल रही है? इसे बायो फर्टिलाइजर के रूप में प्रयुक्त किया जाता है, उसे क्या कहते हैं? एजोला कहते हैं। ऑप्शन बी इसका क्या होगा? सही उत्तर होगा।
अगले प्रश्न की ओर बढ़े। निम्न में से किस कोशिकांग को कोशिका का पावर हाउस कहते हैं? ऑप्शन ए राइबोसोम, ऑप्शन बी माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन सी कोशिका झिल्ली, ऑप्शन डी सेंट्रोसोम। क्या होगा इसका उत्तर? पावर हाउस किसे कहते हैं? पावर हाउस कहते हैं ऑप्शन बी माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस कहते हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारे शरीर का अधिकतम भाग बना होता है। ऑप्शन ए अस्थियों का, ऑप्शन बी शारीरिक अंगों का, ऑप्शन सी त्वचा मांसपेशी और अंगों का, ऑप्शन डी जल का। हमारे शरीर का अधिकतम भाग किससे बना होता है? जल से बना होता है। लगभग 60 से 70% क्या होता है हमारे शरीर में? जल होता है। जल प्रकृति का सबसे उत्तम विलायक होता है, सबसे उत्तम सॉल्वेंट होता है। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है? ऑप्शन ए वोमर, ऑप्शन बी स्टेपीज, ऑप्शन सी मैलियस, ऑप्शन डी इंकस। इसमें से क्या सही है? ऑप्शन बी स्टेपीज मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी होती है। कहाँ होती है ये? मनुष्य के कान में होती है। कहाँ होती है? मनुष्य के कान में होती है। जबकि मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कहाँ होती है? जांघ में। सबसे बड़ी हड्डी कहाँ होती है? जांघ में। क्या नाम है उस हड्डी का? फीमर। क्या नाम है? फीमर। याद रखेंगे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। शल्य क्रिया में ऑर्थोप्लास्टी क्या है? ऑर्थोप्लास्टी क्या है? ऑप्शन ए ओपन हार्ट सर्जरी, ऑप्शन बी गुर्दा प्रत्यारोपण, ऑप्शन सी कूल्हे के जोड़ का प्रतिस्थापन, ऑप्शन डी रुधिर आधान। आधान क्या होगा? ब्लड ट्रांसफ्यूजन। क्या होगा इसका सही उत्तर? शल्य क्रिया में, सर्जरी की क्रिया में ऑर्थोप्लास्टी क्या है? ऑर्थोप्लास्टी की जाती है कूल्हे के जोड़ का प्रतिस्थापन, हिप ज्वाइंट रिप्लेसमेंट। क्या कहेंगे? हिप ज्वाइंट रिप्लेसमेंट। याद रहेगा? याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन हमारे शरीर का सबसे दृढ़ भाग है? सबसे मजबूत भाग हमारे शरीर का कौन सा है? ऑप्शन ए अस्थि, हड्डी, ऑप्शन बी दंतवल्क, ऑप्शन सी डेंटिन, ऑप्शन डी सीमेंटम। सबसे मजबूत भाग हमारे शरीर का कौन सा है? सबसे मजबूत भाग है ऑप्शन बी दंतवल्क। समझ नहीं आ रहा है दंतवल्क क्या होता है? कोई बात नहीं, जिस नाम से हम सबसे ज्यादा परिचित है उस नाम को बता देती हूँ मैं आपको। एनेमल। शरीर का सबसे मजबूत भाग कौन सा है? एनेमल। अभी याद आ गया, जो कि सबसे मजबूत होता है। ये मुख्य तौर पर कैल्शियम फास्फेट और कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। रुधिर वर्णिका के संबंध में इस प्रश्न में आपको कुछ पॉइंट दिए गए हैं, जिसमें कह रहे हैं निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कोट नहीं कूट से क्या करना है? सही उत्तर चुनिए। यहाँ सुनिए लिखा है, आप ठीक कर लेंगे, टाइपिंग एरर है। सही उत्तर चुनिए। क्या है पहला पॉइंट? इसमें लौह होता है। सही है। रुधिर वर्णिका में क्या होता है? लौह होता है। सेकंड पॉइंट, यह रक्त को लाल रंग प्रदान करता है। ये भी क्या है? सही है। पॉइंट 3, यह कुछ रोगों के प्रति प्रतिरक्षा प्रदान करता है। नहीं। रुधिर वर्णिका आरबीसी रोगों के प्रति प्रतिरक्षा प्रदान नहीं करता है। ये किसका काम है? ये डब्ल्यूबीसी का काम है।
फोर्थ पॉइंट क्या है? यह रक्त में ऑक्सीजन का वाहक है। ये सही है। रक्त में ऑक्सीजन ले जाने का कार्य किसका है? आरबीसी का है। तो क्या क्या सही हो गया? फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ पॉइंट सही है। देखते हैं क्या कोई ऐसा ऑप्शन दिया गया है फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ पहले ऑप्शन में नहीं है। ऑप्शन बी सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ ये भी नहीं है। ऑप्शन सी फर्स्ट, सेकंड एंड फोर्थ। ऑप्शन सी क्या है? इस प्रश्न का सही उत्तर है। और ऑप्शन डी पूरी तरह गलत, क्योंकि चारों पॉइंट एक साथ सही नहीं है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। लाल रक्त कणिकाओं का रंग होता है। ऑप्शन ए क्यूटिन के कारण, ऑप्शन बी क्लोरोफिल के कारण, ऑप्शन सी हेमोसाइनिन के कारण, ऑप्शन डी हीमोग्लोबिन के कारण। लाल रक्त कणिकाओं का रंग किसके कारण लाल होता है? सही उत्तर है ऑप्शन डी, हीमोग्लोबिन के कारण लाल होता है। लाल रक्त कणिकाओं आरबीसी, रेड ब्लड सेल्स, इन्हें अन्य नाम से जानते हैं। कौन सा नाम है? एरिथ्रोसाइट्स, एरिथ्रोसाइट्स भी कहते हैं। हीमोग्लोबिन में एक पदार्थ होता है हीम, HAEM। इसके कारण आरबीसी का रंग क्या होता है? लाल होता है। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न रक्त वर्ग सार्वत्रिक दाता यूनिवर्सल डोनर होता है। दिए गए ऑप्शंस में कौन सा ब्लड ग्रुप, ये क्या है? ब्लड ग्रुप आपको नीचे दिए गए हैं, यूनिवर्सल डोनर है। हमें ये बताना है। ऑप्शन ए बी ब्लड ग्रुप, ऑप्शन बी ओ ब्लड ग्रुप, ऑप्शन सी ए ब्लड ग्रुप, ऑप्शन डी ए बी ब्लड ग्रुप। तो यूनिवर्सल डोनर कौन है? ऑप्शन बी, ओ ब्लड ग्रुप यूनिवर्सल डोनर है। ये किसी को भी रक्त, किसी भी ब्लड ग्रुप को रक्त दे सकता है। वही बात करें AB की, AB ब्लड ग्रुप की, ये क्या है? यूनिवर्सल रेसिपिएंट है। ये किसी से भी रक्त ले सकता है। तो ये दाता है और ये ग्राही है। कौन? AB। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। लाल रक्त कणिकाएं मुख्यतः बनती हैं। लाल रक्त कणिकाएं आरबीसी बनती हैं। ऑप्शन ए यकृत में, ऑप्शन बी गुर्दे में, ऑप्शन सी हृदय में, ऑप्शन डी अस्थि मज्जा में। तो आरबीसी कहाँ बनती है? आरबीसी बनती है बोन मैरो में, अस्थि मज्जा में। आरबीसी बोन मैरो में बनती है। कितना समय होता है इनका? 120 दिन। इनकी लाइफ टाइम क्या है? 120 दिन। और स्प्लीन ये क्या करता है? पुरानी आरबीसी को नष्ट करने का कार्य करता है। हिंदी में क्या कहते हैं? प्लीहा। स्प्लीन को क्या कहते हैं? प्लीहा। छोटी छोटी बातें हैं, हम इन्हें याद रखेंगे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। एक सामान्य 70 किलोग्राम भार वाले वयस्क मनुष्य में रक्त की कुल मात्रा होती है लगभग। ऑप्शन ए 6000 मिलीलीटर, ऑप्शन बी 5000 मिलीलीटर, ऑप्शन सी 4000 मिलीलीटर, ऑप्शन डी 3000 मिलीलीटर। तो कितना रक्त होता है 70 किलोग्राम वाले वयस्क मनुष्य में? सही उत्तर है ऑप्शन बी, 5000 मिलीलीटर। लीटर में कहना हो तो लगभग 5 लीटर रक्त होता है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। RH कारक का नाम संबंधित है। RH फैक्टर का नाम संबंधित है एक प्रकार के किससे? ऑप्शन ए कपी से, ऑप्शन बी मानव से, ऑप्शन सी बंदर से, ऑप्शन डी
चूहा से। क्या होगा इसका सही उत्तर? ऑप्शन सी, बंदर से संबंधित है RH फैक्टर का नाम। अगला प्रश्न देखते हैं। वह क्रिया जिसके द्वारा पौधे अपना भोजन तैयार करते हैं क्या कहलाती है? ऑप्शन ए रसाकर्षण, ऑप्शन बी श्वसन, ऑप्शन सी प्रकाश संश्लेषण, ऑप्शन डी रसाकुंचन या रस संकुचन। सही उत्तर क्या होगा? वह कौन सी क्रिया है जिसके द्वारा पौधे अपना भोजन तैयार करते हैं? उस क्रिया का नाम है प्रकाश संश्लेषण। क्या नाम है? प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण हरे पौधों में होने वाली एक क्रिया है जिससे वे भोज्य पदार्थों का क्या करते हैं? निर्माण करते हैं। इस क्रिया में प्रकाश ही ऊर्जा प्रदान करता है। अगला प्रश्न देखते हैं। ऑक्सीजन जो प्रकाश संश्लेषण से उत्पन्न होती है आती है कहाँ से आती है? प्रकाश संश्लेषण कौन करता है? पौधे करते हैं। अब प्रश्न क्या है? और प्रकाश संश्लेषण से जो ऑक्सीजन उत्पन्न होती है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में सबसे पहले तो जान ले, कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करके भोजन बनाते हैं पौधे और ऑक्सीजन को मुक्त करते हैं। तो ये जो ऑक्सीजन मुक्त हो रही है, प्रश्न है कि ये कहाँ से आती है? ऑप्शन ए जल से, ऑप्शन बी कार्बन डाइऑक्साइड से, ऑप्शन सी क्लोरोफिल से, ऑप्शन डी फास्फोग्लिसरिक एसिड से। सही उत्तर क्या होगा? ऑक्सीजन कहाँ से आ रही है? ऑक्सीजन आ रही है जल से। सही उत्तर है जल से ऑक्सीजन प्राप्त होती है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के लिए निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति आवश्यक नहीं है? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया हरे पौधे करते हैं। आपने जाना कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करके ऑक्सीजन मुक्त करते हैं। ऑप्शन ए सूर्य का प्रकाश, ऑप्शन बी ऑक्सीजन, ऑप्शन सी जल, ऑप्शन डी कार्बन डाइऑक्साइड। तो प्रकाश संश्लेषण की जो प्रक्रिया होती है उसमें ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है, उसमें ऑक्सीजन की उपस्थिति आवश्यक नहीं है, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करके क्या करती है? भोज्य पदार्थ का निर्माण करती है और ऑक्सीजन मुक्त करती है। और ऑक्सीजन कहाँ से प्राप्त हुआ? जल से प्राप्त होता है। स्पष्ट है? ओके, तो हमेशा ये याद रखना है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन की उपस्थिति आवश्यक नहीं है, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग पौधों द्वारा किया जाता है भोज्य पदार्थ बनाने के लिए। तो हमारे आपके द्वारा जो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ी जा रही है वातावरण में, जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसका उपयोग कौन करता है? पौधे करते हैं। वो कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करते हैं और बदले में हमें क्या प्राप्त होता है? ऑक्सीजन, क्योंकि ऑक्सीजन छोड़ते हैं वो इस प्रक्रिया के दौरान, इसलिए ऑक्सीजन की उपस्थिति अनिवार्य नहीं है, आवश्यक नहीं है। आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।